नमस्कार सभी को ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम की सिक्योरिटी एनालिसिस के आधार पर करते हैं। आज हम फिलिप मॉरिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और सूचना देने के उद्देश्य से है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और न ही यह किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश है। सभी निवेश निर्णय व्यक्तिगत गहन शोध के बाद ही लिए जाने चाहिए। धूम्रपान मुक्त विरोधाभास। क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनियों में से एक मार्लबोरो का अंतरराष्ट्रीय घर अपनी ही मुख्य उत्पाद को अप्रासंगिक बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हो? ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, बल्कि फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल की हकीकत है। कंपनी ने ज्वलनशील तंबाकू पर एक वैश्विक साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन आज यह अपने भविष्य को एक क्रांतिकारी बदलाव यानी धूम्रपान मुक्त दुनिया पर दांव पर लगा रही है। यह निवेशकों के लिए एक केंद्रीय प्रश्न प्रस्तुत करता है। क्या यह एक सच्चा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्रांति है जो एक अनूठा निवेश अवसर प्रदान करती है, या यह एक शानदार विपणन रणनीति है जो धूम्रपान के खिलाफ होती दुनिया में पुराने जोखिमों को नए पैकेजिंग में छुपाते हुए कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है? इसका उत्तर संख्याओं, रणनीति और इसमें शामिल विशाल जोखिमों में छिपा है। इस गहन विश्लेषण में फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल स्टॉक टिकर पीएम के व्यापार और वित्तीय पक्षों की जांच की जाएगी, ताकि एक स्पष्ट और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। कंपनी और इसके निर्माता। लंदन की एक दुकान से लेकर एक वैश्विक दिग्गज तक। फिलिप मॉरिस नाम की उत्पत्ति 1847 में लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट पर खोली गई एक तंबाकू की दुकान से होती है। अगले 150 वर्षों में यह साधारण शुरुआत से एक वैश्विक उपभोक्ता वस्तु दिग्गज में बदल गया। हालांकि फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल पीएमआई का आधुनिक रूप वास्तव में 2008 में एक महत्वपूर्ण कॉरपोरेट कार्रवाई के माध्यम से अस्तित्व में आया, इसका अल्ट्रिया ग्रुप से अलग होना। यह विभाजन एक गहन रणनीतिक कदम था। उस समय अल्ट्रिया का अमेरिकी तंबाकू व्यवसाय एक जटिल और महंगे कानूनी माहौल में उलझा हुआ था, जो मुख्य रूप से 1998 के टोबैको मास्टर सेटलमेंट एग्रीमेंट और चल रहे मुकदमों द्वारा परिभाषित था। अल्ट्रिया के प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च विकासशील अंतर्राष्ट्रीय संचालन को बाजार द्वारा इस मुकदमेबाजी छूट के कारण कम आंका जा रहा था। स्पिन-ऑफ को फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के मूल्य को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे एक स्वतंत्र सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इकाई बनाई जा सके जो विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के बाजारों पर केंद्रित हो। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को उसके घरेलू समकक्ष फिलिप मॉरिस यूएसए की कानूनी और नियामक बाधाओं से प्रभावी रूप से अलग कर दिया, जिससे उसे रणनीतिक और वित्तीय स्वतंत्रता मिली कि वह एक अलग रास्ता अपना सके, एक ऐसा रास्ता जो सीधे उसकी वर्तमान स्मोक फ्री परिवर्तन की ओर ले गया। बीपीएमआई का दोहरे सिर वाला इंजन, पुरानी दुनिया और आज की नई दुनिया। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल एक दोहरे इंजन वाले व्यापार मॉडल का संचालन करता है, जिसमें वह लाभकारी विरासत खंड को उच्च विकासशील अगली पीढ़ी के पोर्टफोलियो के साथ संतुलित करता है। विरासत व्यवसाय, दहनशील उत्पाद। यह खंड कंपनी की ऐतिहासिक नकद कमाई का स्रोत है। यह दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध सिगरेट ब्रांडों के पोर्टफोलियो पर आधारित है, जिसमें वैश्विक प्रतीक मार्लबोरो के साथ साथ अन्य प्रमुख नाम जैसे L&M, चेस्टरफील्ड और पार्लियामेंट शामिल हैं। हालांकि वैश्विक सिगरेट शिपमेंट की मात्रा धूम्रपान दरों के गिरने के साथ नियंत्रित गिरावट की स्थिति में है, यह खंड अब भी अत्यंत लाभकारी बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024 में दहनशील उत्पादों ने 23.2 अरब डॉलर की शुद्ध आय उत्पन्न की। इन उत्पादों की स्थायी ब्रांड निष्ठा और महत्वपूर्ण मूल्य निर्धारण शक्ति पीएमआई को पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की अनुमति देती है, जिसका उपयोग वह अपने परिवर्तन को वित्त पोषित करने और शेयर धारकों को पुरस्कृत करने के लिए करता है। विकास का इंजन, धूम्रपान मुक्त उत्पाद एसएफपी। ये खंड फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के घोषित भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ने 2008 से अब तक 14 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, ताकि वह अपने पोर्टफोलियो में तथाकथित कम जोखिम वाले उत्पादों आरआरपी को विकसित, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और व्यावसायिक बना सके। यह पोर्टफोलियो 3 मुख्य तकनीकी प्लेटफॉर्मों पर आधारित है। पहला, हीटेड टोबैको उत्पाद एचटीपी। इस श्रेणी का नेतृत्व प्रमुख ब्रांड आइक्वोस करता है। सिगरेट के विपरीत, जो तंबाकू को उच्च तापमान पर जलाती है, आइक्वोस विशेष रूप से डिजाइन किए गए तंबाकू स्टिक को गर्म करता है ताकि निकोटिन युक्त वाष्प उत्पन्न हो सके।
कंपनी के अनुसंधान के अनुसार यह प्रक्रिया औसतन सिगरेट के धुएं की तुलना में 85% कम हानिकारक रसायनों का उत्सर्जन करती है। आईक्वोस पीएमआई के परिवर्तन का मुख्य चालक रहा है, जिसने जापान और यूरोप जैसे बाजारों में जबरदस्त वृद्धि का अनुभव किया है। एक ऐतिहासिक बदलाव में 2023 के अंत में आईक्वोस द्वारा उत्पन्न शुद्ध राजस्व ने मार्लबोरो ब्रांड को पीछे छोड़ दिया, जो कंपनी के व्यापार मिश्रण में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। दूसरा, मौखिक निकोटिन। इस श्रेणी में जिन निकोटिन पाउच का दबदबा है, जो एक छोटा थूक रहित पाउच है जिसे होंठ के नीचे रखा जाता है। 2023 में स्वीडिश मैच के अधिग्रहण के बाद पीएमआई संयुक्त राज्य अमेरिका में अग्रणी निकोटिन पाउच ब्रांड जिन का मालिक बन गया। इस अधिग्रहण ने पीएमआई को धुएं रहित वृद्धि के लिए एक शक्तिशाली दूसरा इंजन और अमेरिकी बाजार में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रदान की। तीसरा, ई-वापोर। कंपनी वेपिंग बाजार में भी वीईवी जैसे उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। पीएमआई ने 2030 तक अपनी कुल शुद्ध आय का 2/3 से अधिक हिस्सा इन धुएं रहित उत्पादों से प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 2025 के मध्य तक धुएं रहित उत्पाद पहले ही कुल शुद्ध आय का 41% हिस्सा बन चुके थे, जो इस लक्ष्य की ओर ठोस और तेज प्रगति को दर्शाता है। नेतृत्व और स्वामित्व संरचना देखें। इस परिवर्तन को दिशा देने का विशाल कार्य अनुभवी अधिकारियों की एक टीम के कंधों पर है। कंपनी का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक वोल्चॉक और मुख्य वित्तीय अधिकारी इमैनुएल गबाग्बो कर रहे हैं, जिन दोनों का पीएमआई और व्यापक उपभोक्ता वस्तु उद्योग में व्यापक करियर रहा है। उनके नेतृत्व की भूमिका इस पैमाने के व्यवसाय को दिशा देने में आने वाली जटिल परिचालन, वित्तीय और नियामक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण है। एक ब्लू चिप वैश्विक कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को दर्शाते हुए फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल का स्वामित्व बड़े वित्तीय संस्थानों के पास केंद्रित है। कंपनी के 80% से अधिक शेयर संस्थागत निवेशकों के पास हैं। सबसे बड़े शेयरधारक निवेश जगत के जाने माने नाम हैं, जिनमें वैनगार्ड ग्रुप, कैपिटल वर्ल्ड इन्वेस्टर्स और ब्लैक रॉक शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि पेशेवर निवेश समुदाय को कंपनी की वित्तीय स्थिरता और रणनीतिक दिशा पर उच्च स्तर का विश्वास है। वित्तीय क्षेत्र में एक दशक। पिछले एक दशक में फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के वित्तीय विवरणों का गहराई से विश्लेषण करने पर एक ऐसी कंपनी सामने आती है जो संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जिसकी विशेषता है इसके पारंपरिक व्यवसाय में स्थिर प्रदर्शन, इसके नए उपक्रमों में तेज वृद्धि और एक असामान्य बैलेंस शीट, जिसे सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता है। समग्र दृष्टिकोण, राजस्व, लाभ और मार्जिन। 2015 से 2024 के 10 साल की अवधि में पीएमआई की शुद्ध आय में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 26.8 बिलियन से बढ़कर 27.9 बिलियन हो गई है। यह वृद्धि केवल मुद्रास्फीति का परिणाम नहीं है, यह एक सावधानी पूर्वक लागू की गई रणनीति का परिणाम है, जिसमें कंपनी ने अपने मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति का उपयोग ज्वलनशील खंड में गिरते हुए सिगरेट वॉल्यूम की भरपाई से कहीं अधिक करने के लिए किया है, साथ ही अपने स्मोक फ्री उत्पादों की तीव्र राजस्व वृद्धि का भी लाभ उठाया है। लाभप्रदता मजबूत बनी हुई है, हालांकि शुद्ध आय राजस्व की तुलना में अधिक अस्थिर रही है। इसी अवधि के दौरान शुद्ध आय में उतार चढ़ाव आया है, जो 2015 में 6.8 अरब डॉलर से शुरू होकर 2024 में 7 अरब डॉलर पर पहुंची, जबकि 2021-9 में यह 9.7 अरब डॉलर के शिखर पर थी। व्यवसाय की बुनियादी मजबूती का एक प्रमुख संकेतक इसका परिचालन मार्जिन है, जो लगातार अत्यधिक लाभकारी 30% से 40% की सीमा में बना हुआ है, जो कंपनी की मजबूत ब्रांड इक्विटी और कुशल संचालन का प्रमाण है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की असामान्यता, उच्च आरएन और नकारात्मक इक्विटी की। पीएमआई की बैलेंस शीट पर एक सरसरी नजर डालने से किसी ऐसे निवेशक को चिंता हो सकती है जो इसकी इतिहास से परिचित नहीं है। पिछले एक दशक में कुल आरएन में काफी वृद्धि हुई है, जो अब 41 अरब डॉलर से अधिक है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी की कुल शेयरधारक इक्विटी कई वर्षों से नकारात्मक रही है, जो वर्तमान में लगभग 10 अरब डॉलर बताई गई है। हालांकि यह नकारात्मक इक्विटी वित्तीय संकट या आसन्न दिवालियापन का संकेत नहीं है। यह एक दीर्घकालिक पूंजी आवंटन रणनीति का प्रत्यक्ष और जानबूझकर किया गया परिणाम है, जिसका उद्देश्य शेयरधारकों को अधिकतम लाभ देना है। दशकों से पीएमआई ने आक्रामक शेयर बायबैक कार्यक्रमों में भाग लिया है और लगातार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लाभांश के रूप में वितरित किया है।
इस प्रथा के कारण कंपनी ने अपने मालिकों को जितनी नकदी लौटाई है वह उसके संचयी शुद्ध आय से भी अधिक है, जिससे बैलेंस शीट पर इक्विटी का बुक वैल्यू गणितीय रूप से घटता है और अंततः यह नकारात्मक क्षेत्र में चला जाता है। इसके अलावा लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्ज किया जाता है और फिर उनका मूल्य ह्रास किया जाता है, जबकि कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्तियां जैसे कि मार्लबोरो जैसे अमूर्त ब्रांड जिनकी कीमत अरबों में है, वे बैलेंस शीट पर पूरी तरह से परिलक्षित नहीं होती। इससे लेखांकन, बुक वैल्यू और उद्यम के वास्तविक आर्थिक मूल्य के बीच एक असंगति उत्पन्न होती है। पीएमआई जैसी कंपनी के लिए नकदी प्रवाह का विश्लेषण पारंपरिक बैलेंस शीट मीट्रिक जैसे बुक वैल्यू पर निर्भर रहने की तुलना में कहीं अधिक सार्थक अभ्यास है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन परीक्षण वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक का परिचय। बेंजामिन ग्राहम एड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक को व्यापक रूप से वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। उनका दर्शन मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा पर केंद्रित था, जिसमें प्रतिभूतियों को उनके आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदना शामिल था ताकि अप्रत्याशित व्यावसायिक समस्याओं या बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा मिल सके। उन्होंने रक्षात्मक निवेशकों को उचित कीमतों पर व्यापार कर रही मजबूत, रूढ़िवादी रूप से वित्त पोषित कंपनियों की पहचान करने में मदद के लिए कठोर गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों की एक श्रृंखला निर्धारित की। पीएमआई के स्कोर कार्ड में ग्राहम के 7 मानदंडों पर ग्राहम के कड़े मात्रात्मक नियमों को फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल पर लागू करने से यह पता चलता है कि उनके पारंपरिक ढांचे और पीएमआई जैसी आधुनिक वैश्विक कंपनी की वित्तीय संरचना के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। पहला, पर्याप्त आकार। ग्राहम ने कंपनी के लिए यह आवश्यक माना कि उसकी वार्षिक बिक्री पर्याप्त हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह कोई छोटी सट्टा कंपनी नहीं है। वार्षिक शुद्ध राजस्व 67 बिलियन से अधिक होने के कारण पीएमआई इस मानदंड के लिए किसी भी आधुनिक मुद्रास्फीति समायोजित सीमा को आसानी से पार कर लेता है। दूसरा, मजबूत वित्तीय स्थिति। ग्राहम ने वित्तीय मजबूती का आकलन करने के लिए 2 प्रमुख मापदंडों का उपयोग किया। पहला, वर्तमान अनुपात, करंट रेशियो। उन्होंने शर्त रखी थी कि वर्तमान परिसंपत्तियां, करंट एसेट्स, कम से कम वर्तमान देनदारियों, करंट लायबिलिटीज की दोगुनी होनी चाहिए। अनुपात 2.0 होना चाहिए। पीएमआई का वर्तमान अनुपात लगभग 0.8 है, इस सतर्क मानक से काफी कम है। दूसरा, आरण बनाम शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियां। उन्होंने आवश्यक माना था कि दीर्घकालिक आरण, लॉन्ग टर्म डेट, शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियां माइनस वर्तमान देनदारियां से अधिक नहीं होना चाहिए। $42 अरब से अधिक के दीर्घकालिक आरण और नकारात्मक शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ पीएमआई इस परीक्षण में पूरी तरह विफल रहता है। तीसरा, आय में स्थिरता। एक रक्षात्मक निवेश में लाभप्रदता का लंबा इतिहास होना चाहिए। पीएमआई ने पिछले 10 वर्षों में हर साल सकारात्मक आय दर्ज की है, जो लगातार लाभप्रदता को दर्शाता है। चौथा, लाभांश रिकॉर्ड। ग्राहम ने लाभांश भुगतान के लंबे बिना रुके इतिहास को वित्तीय अनुशासन और शेयरधारकों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत माना। 2008 में स्पिन ऑफ के बाद से पीएमआई ने लगातार 17 वर्षों तक लाभांश का भुगतान और उसमें वृद्धि की है। हालांकि यह ग्राहम के 20 वर्षीय नियम से थोड़ा कम है, लेकिन लगातार वृद्धि एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो इस मानदंड की भावना के अनुरूप है। पांचवां, आय में वृद्धि। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी स्थिर नहीं है, ग्राहम ने पिछले 10 वर्षों में प्रति शेयर आय ईपीएस में कम से कम 1/3 वृद्धि की तलाश की। पीएमआई का डाइल्यूटेड ईपीएस 2015 में 442 से बढ़कर 2024 में 452 हो गया, जिसमें 2021 आय में 5,083 की छोटी थी। पिछले दशक में यह स्थिर से मामूली वृद्धि 33% की सीमा को पूरा नहीं करती है। छठा, मध्यम पीई अनुपात। ग्राहम ने किसी स्टॉक के लिए अधिक भुगतान करने के खिलाफ चेतावनी दी थी और सुझाव दिया था कि कीमत पिछले 3 वर्षों की औसत आय से 15 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2022 और 2024 के बीच पीएमआई का औसत डाइल्यूटेड ईपीएस लगभग $5 था। इस औसत पर 15 गुना मल्टीपल लगाने से कीमत लगभग 77 बनती है। कंपनी का स्टॉक वर्तमान में इस स्तर से काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। सातवां, मध्यम प्राइस टू बुक पीबी अनुपात। अंत में ग्राहम ने सुझाव दिया था कि कीमत बुक वैल्यू से 1.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहीं पर पीएमआई के लिए विश्लेषण पूरी तरह से विफल हो जाता है। देखें कि पीएमआई के लिए ग्राहम नंबर गणितीय रूप से असंभव क्यों है।
ग्राहम नंबर एक सूत्र है जो PE और PB मानदंडों को मिलाकर एक रक्षात्मक स्टॉक के लिए सैद्धांतिक आंतरिक मूल्य तक पहुंचता है। इसका सूत्र है ग्राहम नंबर चर्च बाइसियन पाइज एक्स IPS एक्स BVPS। समस्या बुनियादी है। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल का प्रति शेयर बुक वैल्यू BVPS नकारात्मक है, जो 2024 के अंत में लगभग 7.26 है। नकारात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना गणितीय रूप से असंभव है, जिससे ग्राहम नंबर का सूत्र PMI के मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी और अमान्य हो जाता है। यह कंपनी की पूंजी आवंटन नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसमें वह अपने शेयरधारकों को जितना नकद लौटाती है उससे अधिक रखती नहीं है, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी। हालांकि PMI ग्राहम के अधिकांश कड़े मात्रात्मक परीक्षणों में विफल रहता है, लेकिन तर्क दिया जा सकता है कि यह उनके कुछ अधिक महत्वपूर्ण गुणात्मक सिद्धांतों को अपनाता है। ग्राहम ऐसे व्यवसायों की तलाश करते थे जिनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हो या जिनके पास आर्थिक खाई हो, जिससे वे दशकों तक अनुमानित कमाई कर सकें। PMI के प्रतिष्ठित ब्रांडों का पोर्टफोलियो और इसका वैश्विक वितरण नेटवर्क निश्चित रूप से इस विवरण में फिट बैठता है। मात्रात्मक परीक्षणों में विफलता इस बात को उजागर करती है कि औद्योगिक युग के मूल्यांकन मापदंडों को एक आधुनिक कंपनी पर लागू करने की एक सीमा है, जिसकी सबसे बड़ी संपत्तियां अमूर्त हैं और जिसकी वित्तीय रणनीति बुक वैल्यू बनाने के बजाय नकद रिटर्न को प्राथमिकता देती है। इसलिए ग्राहम के सिद्धांतों को अपनाने वाला एक आधुनिक निवेशक असफल मापदंडों को नजरअंदाज कर सकता है और कंपनी के नकदी प्रवाह की स्थायित्व और इसके आकर्षक लाभांश प्रतिफल को अपनी मुख्य सुरक्षा सीमा के रूप में देख सकता है। बुल बनाम बियर बहस। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के लिए निवेश का मामला बाजार में सबसे अधिक ध्रुवीकृत मामलों में से एक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कंपनी की अपनी महत्वाकांक्षी परिवर्तन को लागू करने की क्षमता को बाहरी खतरों के समुद्र के बीच में कैसे देखता है। बुल केस की बात करें तो क्यों PM ऊंची उड़ान भर सकता है। फायदे। प्रमुख बाजार स्थिति और मूल्य निर्धारण शक्ति। PMI का पैमाना एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। कंपनी के उत्पाद लगभग 170 बाजारों में बिकते हैं, जिनमें से कई में कंपनी नंबर 1 या नंबर 2 बाजार हिस्सेदारी रखती है। मार्लबोरो ब्रांड आज भी एक वैश्विक प्रतीक है, जिससे कंपनी को जबरदस्त मूल्य निर्धारण शक्ति मिलती है। ये कंपनी को सिगरेट की कीमतें बढ़ाने की अनुमति देता है, जिससे वॉल्यूम में गिरावट की भरपाई की जा सकती है और अपनी पारंपरिक व्यापार में लाभप्रदता की रक्षा की जा सकती है, जिससे भविष्य के लिए आवश्यक स्थिर नकदी प्रवाह मिलता है। स्मोक फ्री उत्पादों में फर्स्ट मूवर एडवांटेज। IQS के साथ PMI सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं है, बल्कि हीटेड टोबैको श्रेणी में स्पष्ट रूप से वैश्विक नेता है। जहां भी यह मौजूद है, वहां हीटेड टोबैको यूनिट्स के वैश्विक बाजार में इसका 75% से अधिक नियंत्रण है, जिससे इसे प्रतिस्पर्धियों पर महत्वपूर्ण बढ़त और पैमाने का लाभ मिलता है। इस नेतृत्व की स्थिति के कारण कंपनी इस श्रेणी को आकार देने और उन धूम्रपान करने वालों का असमान रूप से बड़ा हिस्सा हासिल करने में सक्षम है, जो विकल्प तलाश रहे हैं। ZN की विस्फोटक वृद्धि। स्वीडिश मैच का अधिग्रहण एक गेम चेंजिंग कदम था, जिसने ZYN को, जो कि लाभकारी अमेरिकी बाजार में नंबर 1 निकोटिन पाउच है, PMI के पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया। यह स्मोक फ्री ग्रोथ के लिए एक दूसरा शक्तिशाली और अलग इंजन प्रदान करता है, जो हीटेड टोबैको की सफलता पर निर्भर नहीं है, जिससे इसका नेक्स्ट जनरेशन पोर्टफोलियो विविध होता है और इसे अमेरिकी उपभोक्ताओं तक तुरंत महत्वपूर्ण पहुंच मिलती है। मजबूत शेयरधारक रिटर्न के साथ डिफेंसिव बिजनेस। तंबाकू उद्योग एक क्लासिक कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर है। निकोटिन उत्पादों की मांग आमतौर पर अपरिवर्तनीय और आर्थिक मंदी के दौरान भी मजबूत रहती है, जिससे कंपनी की कमाई को एक डिफेंसिव गुणवत्ता मिलती है। ये स्थिरता, लगातार और बढ़ते डिविडेंड के साथ मिलकर इस स्टॉक को उन निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक बनाती है जो आय पर केंद्रित हैं और जोखिम से बचना चाहते हैं तथा विश्वसनीय नकद रिटर्न की तलाश में हैं। अब नकारात्मक पक्ष देखें। क्यों PM लड़खड़ा सकता है। कमियां। तीव्र और अप्रत्याशित नियामक जोखिम। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया भर की सरकारें तंबाकू की खपत को कम करने के प्रयासों में एकजुट हैं और लगातार कड़े नियम लागू कर रही हैं। इनमें दंडात्मक उत्पाद शुल्क में वृद्धि, फ्लेवर पर प्रतिबंध, जैसे यूरोपीय संघ द्वारा हीटेड तंबाकू में फ्लेवर पर लगाया गया प्रतिबंध, सख्त विपणन प्रतिबंध और सादा पैकेजिंग कानूनों का कार्यान्वयन शामिल है। किसी भी प्रमुख बाजार में एक नकारात्मक नियामक बदलाव बिना किसी पूर्व चेतावनी के राजस्व और लाभप्रदता पर गंभीर असर डाल सकता है। पिघलती हुई बर्फ का टुकड़ा।
मुख्य दहनशील व्यवसाय, जो अब भी अधिकांश मुनाफा उत्पन्न करता है, लगातार गिरावट की स्थिति में है। वैश्विक धूम्रपान दरें गिर रही हैं, खासकर विकसित देशों में। हालांकि अब तक पीएमआई ने इस गिरावट को कुशलता से संभाला है, लेकिन यह जोखिम है कि गिरावट की गति तेज हो सकती है और यह संभव है कि धुआं रहित व्यवसाय के बढ़ने से पहले ही मुनाफे में गिरावट आ जाए। यह राजस्व और आय में गिरावट के एक दर्दनाक दौर का कारण बन सकता है। ESG चुनौतियां और सिन स्टॉक की स्थिति। पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक ESG विचार निवेशकों के लिए लगातार अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। एक तंबाकू कंपनी होने के नाते पीएमआई को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संस्थागत फंड्स और खुदरा निवेशकों की बढ़ती संख्या के पास ऐसे नियम हैं जो इस क्षेत्र में निवेश को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे संभावित खरीदारों की संख्या सीमित हो जाती है और स्टॉक का मूल्यांकन दबाव में आ सकता है। इसके अलावा कंपनी का स्मोक फ्री संदेश लगातार सार्वजनिक स्वास्थ्य समूहों और नियामकों के निशाने पर रहता है, जो इसे निकोटीन के उपयोग को फिर से सामान्य बनाने के लिए एक कपटी विपणन रणनीति के रूप में देखते हैं। निष्पादन और प्रतिस्पर्धा का जोखिम। स्मोक फ्री उत्पादों की ओर संक्रमण एक जटिल और पूंजी गहन प्रक्रिया है। सफलता की कोई गारंटी नहीं है। प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है क्योंकि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको अपनी ग्लो HRTP के साथ और जापान टोबैको अपनी प्लूम के साथ बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं। उत्पाद नवाचार, विपणन या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कोई भी चूक इन दृढ़ प्रतिद्वंद्वियों के सामने जमीन खो सकती है। वैश्विक नियामक चुनौतियों की बात करें तो तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के लिए नियामक वातावरण स्थिर नहीं है। यह लगातार सख्त होती जा रही चुनौती है। कराधान। तंबाकू करों को विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा खपत को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। पीएमआई के लिए यह मात्रा और लाभ मार्जिन दोनों के लिए एक निरंतर खतरा है, क्योंकि सरकारें उत्पाद शुल्क करों को बार बार बढ़ा सकती हैं और बढ़ाती भी हैं। फ्लेवर बैन। यूरोपीय संघ द्वारा हीटेड तंबाकू उत्पादों में फ्लेवर पर प्रतिबंध लगाने का हालिया कदम एक महत्वपूर्ण विकास है। यह दिखाता है कि नियामक अब उन प्रतिबंधों को नए स्मोक फ्री उत्पाद श्रेणियों तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो पहले केवल सिगरेट तक सीमित थे। यह कई बाजारों में फ्लेवर वाले ZN और वीव उत्पादों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा करता है। मार्केटिंग और विज्ञापन। पारंपरिक तंबाकू विज्ञापन के लगभग सभी रूप वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित हैं। पीएमआई अब कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है जो उसके मुख्य स्मोक फ्री संदेश को निशाना बना रही हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस में एक मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के अभियान अवैध प्रचार का एक रूप है जो विज्ञापन कानूनों को दरकिनार करने के लिए बनाए गए हैं। मुकदमेबाजी परिदृश्य। 2008 के स्पिन ऑफ ने पीएमआई को मास्टर सेटलमेंट एग्रीमेंट जैसे प्रमुख अमेरिकी मुकदमों के प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव से तो बचा लिया, लेकिन कंपनी किसी भी तरह से कानूनी चुनौतियों से अछूती नहीं है। वास्तव में मुकदमेबाजी का मैदान अब कंपनी के व्यापारिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए बदल रहा है। नए कानूनी मोर्चे। मुकदमों की एक नई लहर उभर रही है जो विशेष रूप से स्मोक फ्री पोर्टफोलियो को निशाना बना रही है। एक प्रमुख उदाहरण मई 2025 में बाल्टीमोर शहर द्वारा पीएमआई और उसकी सहायक कंपनी स्वीडिश मैच के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा है। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ZYN निकोटीन पाउच का विपणन अवैध रूप से बच्चों और किशोरों को लक्षित करता है, जिससे एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण नया कानूनी मोर्चा है जो यदि सफल रहा तो इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। पेटेंट विवाद। स्मोक फ्री उत्पाद क्षेत्र नवाचार का केंद्र है और इसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक संपदा विवाद भी होते हैं। फरवरी 2024 में पीएमआई ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के साथ एक वैश्विक समझौते की घोषणा की ताकि उनके संबंधित हीटेड टोबैको और वेपर उत्पादों से जुड़े सभी चल रहे पेटेंट उल्लंघन मुकदमों का समाधान किया जा सके। हालांकि इस समझौते ने एक बड़ी अनिश्चितता को दूर कर दिया है, लेकिन इसका अस्तित्व इस बात को रेखांकित करता है कि निकोटीन उत्पादों की अगली पीढ़ी पर प्रभुत्व स्थापित करने की दौड़ में प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र है और तकनीकी दांव कितने ऊंचे हैं। देखें ये सजी दुविधा। फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल में निवेश करने का नैतिक पक्ष अनदेखा नहीं किया जा सकता। पाप स्टॉक का टैग। कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधि
एक ऐसा नशे की लत उत्पाद बेचना जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, ये एक तथ्य है जिसे PMI खुद अपनी स्थिरता रिपोर्टों में स्वीकार करता है। दूसरा बिंदु यह है कि इससे यह कई निवेशकों के लिए स्पष्ट रूप से पाप स्टॉक श्रेणी में आ जाता है, जिससे इसकी वैल्यूएशन पर हमेशा के लिए दबाव बना रहता है। ESG रेटिंग्स। स्वतंत्र ESG रेटिंग एजेंसियां इस अंतर्निहित टकराव को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए सस्टेनालिटिक्स ने PMI को 26.4 की मीडियम रिस्क ESG रेटिंग दी है। हालांकि एजेंसी कंपनी के ESG मुद्दों के प्रबंधन को मजबूत मानती है, लेकिन इन महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति इसकी बुनियादी संवेदनशीलता अनिवार्य रूप से अधिक है। यह रेटिंग कुछ प्रतिस्पर्धियों जैसे ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको से बेहतर है, लेकिन फिर भी ESG के प्रति जागरूक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सतर्कता का संकेत देती है। विवादास्पद परिवर्तन। कंपनी की धूम्रपान मुक्त परिवर्तन की कहानी को लेकर काफी विवाद है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों और तंबाकू विरोधी कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह एक जनसंपर्क रणनीति है जिसे कंपनी की छवि सुधारने, नई पीढ़ी के लिए निकोटीन के उपयोग को सामान्य बनाने, गुप्त रूप से अनुकूल वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्त पोषित करने और अंततः अपने वैकल्पिक उत्पादों के माध्यम से नए उपयोगकर्ताओं को लत लगाकर अपने व्यवसाय के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। निष्कर्ष और अस्वीकरण विश्लेषण को संक्षेपित कर रहे हैं। वित्तीय स्थिति, रणनीति और जोखिमों की गहन जांच के बाद फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। यह एक कॉरपोरेट दिग्गज है जो आधुनिक व्यापार इतिहास के सबसे साहसी और विवादास्पद परिवर्तनों में से एक के बीच में है। विश्लेषण से पता चलता है कि यह कंपनी वित्तीय रूप से बेहद मजबूत है, जिसकी नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता विशाल और विश्वसनीय है और अपने लाभांश के प्रति इसकी प्रतिबद्धता अडिग है। यह कंपनी एक दोहरे व्यापार मॉडल का संचालन कर रही है, जिसमें एक घटता हुआ लेकिन अत्यंत लाभकारी पारंपरिक खंड एक नए उच्च विकास वाले धूम्रपान मुक्त विकल्पों के व्यवसाय को वित्त पोषित कर रहा है। यह एक ऐसा स्टॉक है जो अपनी अनूठी पूंजी संरचना के कारण पारंपरिक मूल्य मीट्रिक जैसे ग्राम नंबर को चुनौती देता है, जिससे निवेशकों को बैलेंस शीट की बुक वैल्यू के बजाय नकदी प्रवाह विश्लेषण को प्राथमिकता देनी पड़ती है। यह कंपनी एक जबरदस्त और हमेशा मौजूद रहने वाली नियामक, कानूनी और नैतिक चुनौतियों की दीवार का सामना कर रही है, जो सीधे तौर पर इसके भविष्य की विकास संभावनाओं के लिए खतरा है। बी, मुख्य निवेश समझौता। आखिरकार आज फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल में निवेश करना समय के खिलाफ दौड़ में निष्पादन पर दांव लगाने जैसा है। यह विश्वास है कि IQOS और जायन से होने वाली जबरदस्त वृद्धि सिगरेटों के अनिवार्य पतन को पछाड़ सकती है, वह भी तब जब कंपनी एक शत्रुतापूर्ण और अप्रत्याशित वैश्विक नियामक माहौल में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हो। समझौता स्पष्ट है। एक निवेशक को उच्च, लगातार बढ़ता हुआ लाभांश और संभावित उच्च विकास परिवर्तन में हिस्सेदारी मिलती है। इसके बदले में उस निवेशक को महत्वपूर्ण और अक्सर अप्रत्याशित सुर्खियों, नियामक और कानूनी जोखिम को स्वीकार करना पड़ता है। अस्वीकरण देखें। यह विश्लेषण केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है, न ही यह किसी भी सुरक्षा को खरीदने या बेचने की सिफारिश है। व्यक्तिगत शेयरों में निवेश करना महत्वपूर्ण जोखिम के साथ आता है, जिसमें मूलधन की हानि की संभावना भी शामिल है। सभी निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपनी पूरी जांच पड़ताल स्वयं करनी चाहिए और एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यह न भूलें, ऐसे शानदार डेली कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हिंदी में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में सारी जानकारी दी गई है।